नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर हमारा स्पेशल बजट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीमा कपूर गौतम। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश होगा और मिडिल क्लास को ये फिक्र है कि आखिर उनकी सहूलियत के लिए बजट में क्या प्रावधान होंगे। इसके अलावा इस बजट बुलेटिन में हम आपसे बजट से जुड़ी कई बातों का जिक्र भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि बजट की ABCD क्या है। देश का आम बजट पेश होने वाला है। सरकार साल भर से कहां से कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी, बजट में इससे जुड़ी सारी जानकारी होती है। लेकिन वित्त मंत्री के बजट भाषण में कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिन्हें समझ पाना मुश्किल है। आज तक एक्सप्लेन में आज हम आपको वो सभी शब्द आसान भाषा में समझाएंगे जिससे आप बजट को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कितने तरह के होते हैं बजट। बजट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। बैलेंस बजट, इसमें सरकार की कमाई और खर्च बराबर होता है। सरप्लस बजट, इसमें सरकार की कमाई खर्च से ज्यादा होती है। डेफिसिट बजट, इसमें सरकार की कमाई खर्च से कम होती है। अब पहला शब्द है फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक। बजट पेश होने के बाद सरकार संसद में फाइनेंस बिल पेश करती है। इसमें सरकार की कमाई के तमाम स्रोतों का ब्यौरा होता है। एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। फाइनेंस बिल के साथ एप्रोप्रिएशन बिल भी संसद में पेश किया जाता है। इसमें सरकार अपने खर्चों की जानकारी सदन में रखती है। बजट एस्टिमेट या बजट अनुमान, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो खर्च और कमाई का अनुमान बताती है उसे बजट एस्टिमेट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, इसका मतलब है कि सरकार की कमाई कम है और खर्च ज्यादा, यानी सरकार घाटे में है और उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल सरप्लस या राजकोषीय मुनाफा, फिस्कल डेफिसिट से ठीक उल्टा, यानी सरकार की कमाई ज्यादा है और खर्च कम, सरकार फायदे में है, उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतनी कमाई नहीं हुई। अगला शब्द है कंसोलिडेटेड फंड या समेकित निधि। सरकार जो कमाती है, उधार की राशि या सरकारी कर्जों पर मिला ब्याज, सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। आमतौर पर सरकार के सभी खर्चे इसी फंड से किए जाते हैं। इन पैसों को निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि, सरकार आकस्मिक हालातों में जिस फंड से पैसा निकालती है उसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं। इसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इसमें से जितनी रकम निकाली जाती है उसे बाद में कंसोलिडेटेड फंड में से लौटाना भी होता है। पब्लिक अकाउंट, इस फंड में वो सारे पैसे आते हैं जो सरकार को एक बैंकर के तौर पर मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, छोटी बचत योजनाओं से मिली रकम। सरकार इसमें से भी अपने खर्चों के लिए पैसे निकाल सकती है और इसके लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह पैसा सरकार का नहीं होता, इसे उसके इन्वेस्टर को लौटाना होता है। इसलिए सरकार इस फंड यानी पब्लिक अकाउंट में से एक सीमा तक ही पैसा निकालती है। इसके बाद बताते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय। देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च कर्मचारियों की सैलरी, मंत्रालयों और विभागों की बिजली, पानी का बिल आदि, सब्सिडी देने, सैलरी देने, राज्य सरकारों को ग्रांट देने में होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसा खर्च जिससे भविष्य में सरकार की कमाई होती है। इसका इस्तेमाल संपत्तियां या इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बात उसकी जिसका इंतजार आम आदमी को बजट भाषण में सबसे ज्यादा रहता है, टैक्स यानी कर। पहले आपको बताते हैं डायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जो सरकार आम आदमी से डायरेक्ट लेती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स वो टैक्स जो आपकी कमाई पर लगता है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है तो उस पर भी इनकम टैक्स देना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों को अपनी कमाई पर जो टैक्स सरकार को देना होता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। एक्सेम्पशन
ये टैक्स पेयर्स की वो इनकम जो टैक्स के दायरे में नहीं आती, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस साल जब बजट की सुखबुगाहट शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही और टैक्स पेयर्स के लिए कुछ राहत की बात कही है। क्या है आपके सरोकार की बात, देखिए हमारी रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो मिडिल क्लास के दबाव से वाकिफ हैं और मौजूदा सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स को राहत देगी। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य पत्रिका के एक समारोह में निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं भी मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती हूँ, इसलिए मैं मध्यम वर्ग के दबावों को समझ सकती हूँ। मौजूदा सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। 5 लाख रुपए तक की आय आयकर से मुक्त है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसे कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को आश्वासन दिया कि सरकार उनके लिए और अधिक सहूलियतें दे सकती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास की आबादी बढ़ रही है और अब ये वर्ग काफी बड़ा हो गया है। मैं उनकी समस्याओं को भलीभांति समझती हूँ। सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ किया है और वो ऐसा करना जारी रखेगी। बैंकिंग सेक्टर पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की 4R रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन और रिफॉर्म की रणनीति ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिवाइवल में काफी मदद की है। इसकी वजह से एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी गिरावट आई है। 2024 के आम चुनाव से पहले ये आखिरी फुल बजट होगा। 2024 में भी सरकार फरवरी में बजट पेश करेगी, लेकिन वो अंतरिम बजट होगा। ऐसे में चुनाव से पहले उम्मीद है कि सरकार लोगों को कई तरह की रियायतें दे सकती है। कुछ जानकारों ने उम्मीद जताई है कि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए जा सकते हैं। अब जब आम आदमी ये सोच रहा है कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होंगे या नहीं, और उसे खबरों में ये भी सुनने पढ़ने को मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो इसके पीछे कोई तो बात जरूर होगी। बिल्कुल है। आप भी जानिए कि सरकार को ऐसा क्या फायदा हुआ है जिसका लाभ आम आदमी को मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जनता इस बार बजट में कुछ राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। लोगों को लगता है कि इस बार टैक्स स्लैब में भी छूट में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका कारण भी है। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में 10 जनवरी तक देश का ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 14.71 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी इसमें 24.58% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनकम टैक्स ने सरकारी बयान को ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी, जिसे वित्त मंत्रालय ने भी रीट्वीट किया। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 10 जनवरी तक के डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर के आंकड़े लगातार बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। बयान में ये भी बताया गया कि मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले साल की तुलना में ज्यादा रिफंड दिया गया। 1 अप्रैल 2022 से 10 जनवरी 2023 के बीच 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी हुआ, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 58.74% ज्यादा है। ये भी जानकारी दी गई कि रिफंड एडजस्ट करने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.31 लाख करोड़ रुपए है और ये पिछले साल इसी समय के नेट कलेक्शन से 19.55% ज्यादा है। मौजूदा वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का अनुमान 14.20 लाख करोड़ रुपए लगाया गया। उस हिसाब से 12.31 लाख करोड़ रुपए 86.68% बैठता है। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा, तो ये आंकड़ा अनुमान से ज्यादा हो जाएगा, यानी सरकार को लाभ होगा। इसीलिए आम लोगों की उम्मीदें सरकार पर टिकी हैं कि उन्हें इस साल के बजट में काफी सहूलियतें मिल सकती हैं। बजट में सहूलियतें मिल सकती हैं या नहीं, ये सिर्फ एक रिपोर्ट पर नहीं बल्कि कुछ विशेषज्ञों की राय पर भी डिपेंड करता है। तो इंडिया टुडे ग्रुप के बिजनेस टुडे की एक समिट में शामिल हुए 3 इकोनॉमिस्ट ने कुछ पॉजिटिव संकेत दिए हैं। क्या है ये, आप भी जानिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को ऐसे समय में बजट पेश करेंगी जब
वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन का सामना कर रही है और इन्फ्लेशन रेट हाई लेवल पर है। इस बीच बिजनेस टुडे बैंकिंग एंड इकोनॉमिक समिट में भारत के कुछ टॉप इकोनॉमिस्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था और महंगाई दर पर अपने विचार साझा किए। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। हम कोविड और लॉकडाउन के बाद करीब 7% की स्थिर विकास दर पर वापस आ गए हैं। 2023-24 के लिए हम 6 से 6.5% की वृद्धि दर की सोच रखते हैं। 7 से 8% की ग्रोथ हासिल करने में भारत को 2-3 साल और लगेंगे। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी ने सबनवीस के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि विकास का एक कारण ये है कि कोविड किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं कर रहा, इसलिए सर्विसेज और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जैसे सेगमेंट मजबूत ग्रोथ दिखा रहे हैं। निजी खपत और निवेश से कुछ रीबैलेंसिंग ग्रोथ भी हो सकती है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। एक्सिस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बड़ा जोखिम किसी बाहरी सेक्टर से मंदी की वजह से आ सकता है। वैश्विक मंदी वर्तमान में बड़ा मुद्दा है। कुल मिलाकर तीनों जानकारों ने भारत के विकास की बात तो समझाई, लेकिन साथ ही वैश्विक मंदी से आगाह भी किया। वैश्विक मंदी तो कभी ना आए, हम यही उम्मीद करते हैं। वैसे आपको बता दें कि बजट को कंट्रोल करने का भी काम किया है मोदी सरकार ने। 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने बजट में कुछ बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। 1 फरवरी 2023 को पीएम मोदी 2.0 का आखिरी फुल टाइम बजट पेश होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने बजट से जुड़ी कुछ परंपराएं भी बदली हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 परंपराओं के बारे में। एक बड़ा बदलाव हुआ ये कि लंबी परंपरा यानी रेल की तरह लंबे समय से चली आ रही रेल बजट को अलग से पेश किए जाने की परंपरा बदल दी गई। 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट के एक हिस्से के रूप में पेश किया। इससे पहले 1924 से रेल बजट को हमेशा अलग से पेश किया जाता था। इसके बाद आपको बताता हूं बहुत ही अहम बदलाव के बारे में, और वो है इसे पेश करने की तारीख। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब आम बजट पेश किया तो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा यानी फरवरी के आखिरी दिन बजट को पेश करने की तारीख बदल गई। मोदी सरकार ने आम बजट फरवरी के पहले दिन पेश करना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी आपको बता दें। वजह ये कि सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से पहले बजट संबंधी सभी काम निपटा दिए जाएं और नए बजट को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, इसीलिए ऐसा किया गया। पहले इस प्रक्रिया को पूरा होने में मई-जून तक का वक्त लग जाता था। इसके बाद आपको बताते हैं बजट के भारतीयकरण की बात। आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री एस चेट्टी ने जब पहला बजट पेश किया था तब वे बजट दस्तावेजों को चमड़े के एक ब्रीफकेस में लेकर पहुंचे थे। तब से इस परंपरा का पालन होता रहा, लेकिन 2019 में इस परंपरा से आजादी दिलाई मोदी सरकार ने। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई 2019 को जब बजट दस्तावेजों को लेकर संसद भवन पहुंची तो वो लाल कपड़े के एक बस्ते में था और इसे नाम मिला देश का बही खाता। मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण ने बजट प्रक्रिया से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव किया और वो है डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ डिजिटल बजट। 2021 में कोविड महामारी के बीच जब बजट पेश हुआ तो आम बजट प्रिंट नहीं कराया गया और सांसदों को इसकी डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराई गईं। अब 5वें बदलाव की बात 5 से ही जुड़ी है। 2015 में मोदी सरकार ने योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग का गठन किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही देश की पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त हो गईं और 2017 से इनको बजट में स्थान मिलना भी खत्म हो गया, क्योंकि आखिरी पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 2017 तक का ही था। देखते हैं कि देश और कितने नए बदलावों का साक्षी बनता है। पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, शायद इसलिए कि कभी-कभी ऐसा भी होता था कि एक सरकार में शुरू हुई योजना चुनाव के बाद दूसरी सरकार के पाले में चली जाती थी और उनके बजट को प्रभावित करती होगी। खैर जो भी हो,
लेकिन कई बार तो एक ही सरकार में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी बदल जाते हैं। वैसे हमारे देश के कुछ प्रधानमंत्रियों ने भी बजट पेश किए हैं। जो नहीं जानते उनके लिए है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5वीं बार आम बजट पेश करेंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार देश का बजट पेश किया है? हो सकता है आपका जवाब पी चिदम्बरम हो या मनमोहन सिंह, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की बात पर इनके नाम स्वाभाविक तौर पर उठ ही आते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 6 बार ही बजट पेश किया है। उनसे ज्यादा बार तो प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा ने ऐसा किया। दोनों नेताओं ने 8-8 बार बजट पेश किया। पी चिदम्बरम ने 9 बार देश का बजट प्रस्तुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तो मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। उन्होंने 8 बार फुल टाइम बजट और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया। मोरारजी देसाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन इन लोगों ने वित्त मंत्री रहते हुए ही बजट पेश किए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के ऊपर ही बजट पेश करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में ऐसे मौके भी आए हैं जब देश के प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया? आइए जानते हैं ऐसे 3 मौकों के बारे में। सबसे पहले बात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने पीएम रहते हुए 2 बार वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। पहली बार 24 जुलाई 1956 से लेकर 30 अगस्त 1956 तक, लेकिन इस बीच बजट पेश करने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन 1958 में तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 13 फरवरी 1958 से 13 मार्च 1958 तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभालना पड़ा और उसी दौरान पीएम रहते हुए उन्होंने 1998-59 का आम बजट पेश किया था। इसके बाद बारी आती है इंदिरा गांधी की। जुलाई 1969 में तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पीएम इंदिरा गांधी ने जुलाई 1969 से जून 1970 के बीच वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला और इसी दौरान 1970-71 का आम बजट पेश किया। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला वित्त मंत्री और बजट पेश करने वाली पहली महिला भी बनी थी। पीएम रहते हुए बजट पेश करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं राजीव गांधी। जनवरी 1987 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह के सरकार से बाहर होने के बाद पीएम राजीव गांधी ने जनवरी से जुलाई 1987 तक वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला। इसी दौरान राजीव गांधी ने पीएम रहते हुए 1987-88 का बजट भी पेश किया। इस इतिहास में खास बात ये निकल कर आई कि अब तक पीएम रहते बजट पेश करने वाले तीनों ही प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार से हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में कई रिकॉर्ड बनाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी क्या ऐसे चौथे पीएम होंगे जो बजट भी पेश कर पाएं? प्रधानमंत्री मोदी कब बजट पेश करेंगे उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2023 में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही बजट पेश करने वाली हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने हलवा सेरेमनी से भी कर दी। क्या आप हलवा सेरेमनी का इतिहास जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये रिपोर्ट आप ही के लिए है। भारतीय परंपरा में हर अच्छे काम की शुरुआत मुंह मीठा करके की जाती है। शायद इसीलिए आमतौर पर बजट की छपाई का काम शुरू होता है हलवा सेरेमनी के बाद। इसके बाद बजट तैयार करने में जुटे सारे अधिकारी 10 दिन के लिए मंत्रालय में बंद हो जाते हैं। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद ही वे किसी से मिल पाते हैं। बजट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि 2022 में कोरोना के चलते हलवा सेरेमनी का आयोजन नहीं हुआ। बजट की तैयारी में जुटे लोगों को हलवा नहीं मिठाई बांटी गई। 2021 में हलवा सेरेमनी हुई थी, लेकिन कम लोग शामिल हुए थे। वैसे हलवा सेरेमनी की शुरुआत कब हुई इसकी ठीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन वित्त मंत्रियों द्वारा ये परंपरा कई वर्षों से निभाई जाती रही है। हर साल दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में कढ़ाई चढ़ती है और हलवा बनता है। वित्त मंत्रालय के कई अधिकारी इस समारोह में शामिल होते हैं। वित्त मंत्री द्वारा खुद सभी लोगों को हलवा बांटा जाता है। हलवा सेरेमनी का मकसद बजट बनाने में सहयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मान्यता देना होता है। वित्त मंत्री द्वारा हलवा खिलाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को इज्जत बख्शी जाती है, लेकिन उसके बाद बजट से जुड़े ये लोग काम में जुट जाते हैं। लेकिन बंद जैसे हालात में दुनिया से कटे हुए। जानते हैं आखिर क्यों? हम बताते हैं। 1 फरवरी 2023 को देश का आम बजट पेश होगा, लेकिन आपको बताएं कि उससे पहले
देश का बहीखाता तैयार करने में जुटे अधिकारी और कर्मचारी करीब 10 दिन कैद जैसी हालत में रहते हैं। उन्हें न तो मंत्रालय से बाहर आने और न ही अपने घर जाने की इजाजत होती है। किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश भी वित्त मंत्रालय में नहीं हो सकता। बजट के डॉक्यूमेंट्स बेहद गोपनीय होते हैं और उन्हें तैयार करने के दौरान काफ़ी एहतियात बरती जाती है। जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक इसे तैयार करने की प्रक्रिया की व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद होती है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर संसद में इसके पेश होने तक वित्त मंत्रालय में खुफिया विभाग से लेकर साइबर सिक्योरिटी सेल सबका पहरा रहता है। इन दिनों में मंत्रालय के अंदर कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। केवल विशेष लैंडलाइन फोन के जरिए ही प्रतिबंधित बातचीत हो पाती है। दरअसल संसद में बजट पेश होने से पहले उससे जुड़ी कोई भी जानकारी लीक न हो, इसीलिए ये सावधानी बरती जाती है। यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण काम में जुटे सभी अधिकारी कर्मचारी कड़ी निगरानी के बीच बाहरी दुनिया से दूर रखे जाते हैं। 10 दिनों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहती है। जिन कंप्यूटरों पर बजट डॉक्यूमेंट मौजूद होता है उनसे इंटरनेट और सर्वर वगैरह को डीलिंक कर दिया जाता है। इससे किसी भी प्रकार की हैकिंग का डर नहीं रहता। इन कंप्यूटरों को केवल प्रिंटर जैसे जरूरी उपकरणों से ही कनेक्ट रखा जाता है। वित्त मंत्रालय के कुछ अहम हिस्सों में सिर्फ चुनिंदा सीनियर ऑफिसर्स को ही जाने की इजाजत होती है। यही नहीं, 10 दिनों के लिए वित्त मंत्रालय में डॉक्टरों की एक टीम भी 24 घंटे सभी जरूरी सुविधाओं से लैस होकर तैनात रहती है, जिससे किसी भी कर्मचारी के बीमार पड़ने पर उसे वहीं मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यानी बीमार कर्मचारी को भी 10 दिनों के लिए अस्पताल में इलाज कराने की मनाही होती है। इससे आप सोच सकते हैं कि देश का बजट तैयार करना कोई आसान बात नहीं। इतनी सब सुरक्षा व्यवस्था के बाद जब बजट लोकसभा में पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है आम आदमी को मिले प्रावधानों को लेकर। टैक्स में छूट, इंटरेस्ट रेट्स की उठापटक वगैरह वगैरह। इसके बारे में लोगों के दिल में होती है, क्या होती है, ये हमारे साथी से सुनिए। होप यानी आशा, उम्मीद। ये वो जज्बा है जो इंसान को जीने और आगे बढ़ने का मकसद देता है। और कुछ ही दिन में पेश होने वाला है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट। और इसीलिए आम आदमी की होप, उम्मीद बढ़ गई है कि उसे इस बजट में काफी राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले मिडिल क्लास को लुभाने के लिए सरकार कई ऐसे प्रावधान कर सकती है जिसके लिए आम जनता उम्मीदें बांधे बैठी है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, इनकम टैक्स स्लैब में इजाफा, ट्रांसपोर्ट के साधनों का किराया न बढ़ाया जाए, होम लोन की दर घटे और छूट की राशि बढ़े, एटीसी के तहत इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़े, फिक्स डिपॉजिट और पीएफ, पीपीएफ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। सरकार के राजकोष में इस साल टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है, इसीलिए सरकार उससे कुछ फायदे तो आम आदमी को दे ही सकती है। एक्सपर्ट्स की यही उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ा सकती है। अभी तक ये सीमा 50,000 है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख तक किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी कर्मचारी जो चाहे सरकारी नौकरी करते हों या हमारी तरह प्राइवेट, यही चाहते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी हो, जिससे कोविड या बढ़ती महंगाई और मंदी की आशंका से आराम से उबरा जा सके। मौजूदा समय में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जबकि 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। एक्सपर्ट्स को आशा है कि टैक्स स्लैब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है, यानी 5 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पीएम मोदी के कार्यकाल में रेलवे बजट भी आम बजट के साथ प्रस्तुत होता है और लोगों की होप यही है कि रेल के साथ रोड ट्रांसपोर्ट के किराए भी न बढ़ाए जाएं, क्योंकि कोविड के बाद पहले से ही इसमें काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन्स को भी रेल यात्रा में अब कोई सब्सिडी मिलनी बंद हो चुकी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी बढ़ाकर लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ प्रोत्साहित किया जा सकता है। अच्छा, घरों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे में मिडिल क्लास के घर लेने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब
होम लोन की दरें घटाई जाएं। वैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टैक्स में होम लोन के इंटरेस्ट पर जो छूट अभी 2 लाख तक है वो जरूर बढ़ सकती है और इसे 1 लाख और बढ़ाकर 3 लाख तक किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो ये भी काफी राहत वाली बात होगी। आपसे ऑफिस में इन्वेस्टमेंट के प्रूफ तो मांगे जाते होंगे, जिसका फायदा आपको टैक्स छूट में ATC के अंतर्गत 1.5 लाख तक का मिलता है। जानकार मानते हैं कि ATC में भी 1 लाख रुपए बढ़ाकर छूट की सीमा 2.5 लाख तक हो सकती है। आम आदमी अपनी तरफ से 2-2 पाई जोड़कर किसी तरह कुछ जमा पूंजी बनाना चाहता है और जब उसे बैंक में डिपॉजिट करता है तो चाहता है कि उस पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। कुछ सरकारी योजनाओं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बाद उम्मीद है कि बजट में इसकी घोषणा होगी कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह पर लोगों को ज्यादा रेट मिलेगा। साथ ही PF और PPF पर भी इंटरेस्ट रेट में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। सोचिए, अगर मिडिल क्लास की ये आशाएं पूरी हो जाएं तो निश्चित ही वो लोग यही गाना गाते हुए नजर आएंगे कि आशाएं खेलें दिल की, उम्मीदें हंसें, कुछ भी नहीं मुश्किल, आशाएं आशाएं। तो क्या आप भी यही गाना गाते हुए नजर आएंगे? ये बात तो 1 फरवरी को साफ हो जाएगी। वैसे हम यही दुआ करते हैं कि आप सब दर्शकों की उम्मीदें इस बजट से पूरी हों। वक्त है विदा लेने का। बुलेटिन के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल आज तक को।